So hello people, Ram Ram, this is Diksha and I welcome you all at the platform of the beginners Nook. तो दिस इज द 7th वीडियो ऑफ द चैनल, जिसमें हम लास्ट में कवर कर रहे थे वर्णमाला, जिसको हमने 6 पार्ट्स में करके डिवाइड कर लिया था और कंप्लीट भी कर लिया था, है ना। अब हमारा शुरू होने वाला है इस वीडियो से संज्ञा। संज्ञा को मैंने क्या करा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ओके, दिस वाज योर इंडेक्स, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे आज, जो है संज्ञा। अब संज्ञा होता क्या है, तो संज्ञा जो होता है वो होता है पद के भेद। पद का एक भेद होता है संज्ञा। अब पद क्या होता है, तो पद हमने वर्णमाला की फर्स्ट वीडियो में कवर करा था, ये सारी टर्म्स पद वगैरह। तो अच्छा, जिनको नहीं पता है वो देख लें थोड़ा सा। जैसे राम शब्द मैंने लिखा है, तो राम शब्द जब मैं अकेला लिख रही हूँ यहाँ पे, तो वो है मेरा शब्द। इंडिविजुअल लिख रही हूँ तो वो मेरा है शब्द। ओके, जब मैं यही राम घर जाता है ये एक सेंटेंस बना दे रही हूँ, तो ये राम है, इसको मैं शब्द की जगह इसको मैं बोलूंगी पद। ओके, समझ में आया कि कोई भी शब्द अगर अलग अकेला लिखा हुआ है तो उसको शब्द बोलोगे, वही शब्द अगर सेंटेंस में कहीं भी यूज हो गया है तो उसको बोलोगे पद। ओके, चल, तो पद समझ में आ गया ना। पद के भेद कितने होते हैं, 2। फर्स्ट इज विकारी और सेकंड इज अविकारी। अब विकारी और अविकारी होता क्या है, तो देख लेते हैं विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा है, वो कोई भी चीज जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए। विकार मतलब कोई कमी या फिर चेंजमेंट कोई भी उत्पन्न हो जाए, और अविकारी जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो वे शब्द जिनके प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब अगर कोई भी शब्द सेंटेंस में यूज कर रहे हो जब, है ना, तो क्या है, प्रयोग के समय मतलब यूज कर रहे हो उस समय लिंग, वचन, कारक, काल, इन चारों में से किसी भी एक की वजह से भी अगर उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, मतलब उसमें चेंजमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको बोलोगे वो शब्द क्या हो जाएगा, विकारी। शायद ऐसे नहीं समझ में आया होगा, तो एग्जाम्पल लेके देख लो। जैसे मैंने किताब लिया, तो किताब को मैंने बोला मेरे पास एक किताब है। ठीक है, मेरे पास एक किताब है। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, मेरे पास 2 किताबें हैं। अब ये किताब और किताबें अलग अलग हो गया ना। तो ये किताब और किताबें थोड़ा सा चेंज आया। किताब था, मैंने किताबें बना दिया। किस आधार पर, वचन के आधार पर। वचन कौन से होते हैं, 2 ही तो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें एक वचन जब था तो मैं किताब यूज कर रही थी, मेरे पास एक किताब है। और जब ये बहुवचन हो गया, मेरे पास 2 किताबें हैं, तो देखा ये किताब जो शब्द है वो वचन के आधार पर इसमें चेंजमेंट आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये शब्द क्या हो जाएगा, मेरा विकारी। ठीक है, एक जैसे ये शब्द और देख लो, जैसे चलना है। ओके, चलना, मैंने बोला मैं चलता हूं, तुम चलती हो। अब देख रहे हो, चलता हूं, चलती हो, तो ये चलता चलती लिंग के आधार पर आ रहा है, तो मैंने लिंग के आधार पर इसको यूज करा। स्त्रीलिंग मैं चलता हूं और तुम चलती हो यूज कर रही थी। तो ये क्या हुआ कि इसमें लिंग के आधार पर इसमें चेंजमेंट आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज विकारी। अब इसमें वचन के आधार पर भी देख लो। वचन मतलब कि जैसे मैं चलता हूँ, आ आप सभी चलते हैं, है ना। चलता हूँ और चलते हैं, चेंज आ रहा है, चेंजमेंट वचन की वजह से, तो ये शब्द क्या है, विकारी। काल के आधार पर मैं चलता था, अब मैं चलता हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा है। अब कारक, कारक कारक हम आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा डीप में, अभी थोड़ा सा समझ लो। कर्ता जैसे कारक होते हैं वही, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सारी कारक होते हैं हमारे। कर्ता ने, जैसे मैंने चलने के लिए छड़ी ली, मैंने चलने के लिए छड़ी ली, तो चलना लिखा था, मैंने चलने कर दिया अब उसका। ठीक है, तो अब इन चीजों से अब शायद विकारी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विकारी मतलब कोई भी वे शब्द जिनके प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, तो वे विकारी कहलाते हैं। ठीक है, विकारी क्लियर। बस जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है अविकारी। अविकारी जिसमें उत्पन्न परिवर्तन ना हो, तो जिसमें परिवर्तन ना हो, अब वो कैसे शब्द होंगे, जैसे इसलिए। इसलिए मैंने ये शब्द लिया है, क्या इसलिए का इसके लिंग पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मैंने बोला मैं खाना खा रहा था इसलिए, मैं खाना खा रही थी इसलिए,
कुछ भी चेंज आया? नहीं ना, लिंग का कोई भी फर्क इस पर नहीं पड़ रहा है। वचन का भी चलो देख लो, मैं किताबें ले जाता हूँ इसलिए, मैं किताब पढ़ता हूँ इसलिए, कोई पड़ रहा है फर्क? नहीं। तो दैट मीन्स इस पे क्या है, कोई भी लिंग वचन कारक काल किसी का भी असर नहीं पड़ रहा है, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे मेरे? अविकारी। ठीक है। लेकिन, जैसे लेकिन लिखा है, क्या लेकिन में कोई भी फर्क पड़ रहा है? जैसे मैं खाती हूँ लेकिन, मैं खाता हूँ लेकिन, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो लेकिन ये शब्द क्या है? अविकारी है। इनमें लिंग वचन कारक काल या किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब चेंजमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए अगर लिखा है तो इसलिए का कहीं भी यूज कर दो पूरे सेंटेंस में, इसलिए ही लिखा जाएगा। इसमें इसलिए, डबल मात्रा, एक मात्रा, ये हटा दी जाए, कुछ भी नहीं होगा। और विकारी में इनके आधार पर चेंजमेंट्स आ जाते हैं, कि लिंग के आधार पर भी कभी आ गया, वचन के आधार पर, कारक या काल के आधार पर। ठीक है। अब शायद अविकारी और विकारी दोनों समझ में अच्छे से आ गए होंगे ना। आप पद के भेद हम पढ़ रहे थे, तो पद के भेद थे विकारी और अविकारी। क्लियर थे? अब विकारी होते कौन कौन से हैं ये भी देख लो। तो विकारी होते हैं हमारे ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है। तो संज्ञा, जैसे कुर्सी है, कुर्सी, कुर्सियां कर रहे हैं, चेंजमेंट आ रहा है, संज्ञा विकारी है। सर्वनाम, वह खाता है, वे खाते हैं, वह का वे मैंने कर दिया, वह एक वचन था, वे बहुवचन है, तो सर्वनाम में भी विकार उत्पन्न हो रहा है। क्रिया, खाता है, खाती है, खाते हैं, चेंजमेंट आ रहा है, क्रिया विकारी है। विशेषण, अच्छा है, अच्छी है, अच्छे हैं, चेंजमेंट आ रहा है, विकारी है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या हो जाएगा हमारा? विकारी। और अविकारी भी देख लो, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अच्छा, ये सब क्या है, मैं अभी सब आगे कराऊंगी इन चीजों को। ठीक है। डिटेल में इन सब चीजों को कराऊंगी, तो परेशान नहीं होना है अभी। मैंने इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स वगैरह लिख रखे हैं, जिससे जिस बच्चों को नहीं पता है क्रिया विशेषण का कोई भी एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देख के उसे समझ में आ जाए। ओके। तो अविकारी क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण होता है अविकारी, क्रिया विशेषण जैसे सचमुच, क्या सचमुच में कोई भी फर्क पड़ेगा? सचमुच मैं कल गया था, सचमुच मैं आज जाऊंगा, सचमुच मैं गई थी, कुछ भी फर्क पड़ रहा है? नहीं, अविकारी। संबंध बोधक, से पहले, मतलब मैं खाना खाने से पहले जाऊंगी, मैं खाना खाने के बाद पहले जाऊंगा, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, अविकारी। समुच्चय बोधक, क्योंकि, क्योंकि मैं वहां गई थी, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा, फर्क पड़ा? नहीं, अविकारी। विस्मयादि बोधक, अरे, क्या अरे में कोई भी फर्क पड़ रहा है? अरे, अरे तुम कल गई थी, अरे तुम वहां जाओगे, नहीं। तो ये सब क्या हो गए हमारे? अविकारी। ये हो गए हमारे विकारी। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये हो गए हमारे अविकारी। ठीक है। और ये हो गए हमारे विकारी। ये वही है, इंग्लिश में जैसे पढ़ते हो ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ठीक है, ये सारे वही हैं, बस हमने इसको कैटेगरी वाइज पढ़ लिया कि ये होते हैं विकारी और ये होते हैं अविकारी। ठीक है। चलो, अब शायद विकारी और अविकारी, ये सब पद वगैरह, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कि ये पता चल गया हमें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होता है विकारी में और ये होते हैं अविकारी में। चलो, अब देख लेते हैं अपना संज्ञा पे वापस आ जाते हैं। अब संज्ञा करते हैं स्टार्ट ना। संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमने छोटे से सबने डेफिनेशन पढ़ी होगी। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एंड फीलिंग्स। ठीक है। तो ये मतलब किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान, भाव, इनके किसी चीज का भी नाम लिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? मेरी संज्ञा। ठीक है। अब मैं इजी वर्ड्स में बता देती हूँ, क्योंकि हमें ये डेफिनेशन से अब मतलब नहीं है, स्कूल में याद करते थे तब याद करते थे, तो हमें अब इस डेफिनेशन को याद नहीं करना है, बस समझना है। अब तो नाउन को सीधा समझ लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं। नेमिंग वर्ड्स, हिंदी में कोई भी नाम लिया जा रहा है सब आ जाएंगे संज्ञा में। ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो, जो भी तुम्हारे आसपास चीजें देखो जरा आंखें घुमा के, जो भी चीजें दिख रही है ना, सब नाउन है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मान लो, जैसे बेड, ठीक है, पेन, संज्ञा, कॉपी, संज्ञा, टैब, संज्ञा, मोबाइल, संज्ञा, एसी, संज्ञा, कुछ भी चीज, जो भी चीजें देख रहे हो सब संज्ञा। ठीक है। तो मतलब क्या है? जो भी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम,
राम नाम है संज्ञा, नदी नाम है संज्ञा, पहाड़ कोई भी चीज है संज्ञा, लड़की संज्ञा। तो जो भी चीजें तुम देख पा रहे हो सारी चीजें क्या है, नाउन, क्योंकि हर चीज को किसी न किसी नाम से तो बुलाओगे ही। तो जो भी चीजें देख रहे हो सब हो जाएंगी संज्ञा। चलो अब संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा के प्रकार क्या हैं, 3 आधार पर करे गए हैं। ओके, फर्स्ट इज अर्थ के आधार पर, मतलब मीनिंग के बेसिस पे। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर क्या है, व्यक्तिवाचक, गढ़नीय और अगढ़नीय। अच्छा एक चीज देखो, सब में क्या है, भले ही व्यक्तिवाचक ये यहाँ पे यूज हुआ है चाहे यहाँ पे यूज हुआ है, सबकी क्या है, डेफिनेशन सेम है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बस सबकी डेफिनेशंस देख लेंगे। ये केवल यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि ये अर्थ के आधार पर ये 5 होते हैं, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर ये 3 होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर ये 3 होते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है जातिवाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन नाउन। तो क्या होती है ये, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या मतलब समझ में आया, जातिवाचक संज्ञा नाम से समझ में आ रहा है, जाति की बात कर रहे हैं। जाति मतलब होल कम्युनिटी। मैं अगर नदी की बात कर रही हूँ तो सारी नदियां उसमें आ जाएंगी, चाहे वो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, कोई भी नदी हो सब इसमें आ जाएंगी। पुरुष की बात कर रही हूँ, सारे पुरुष उसमें आ जाएंगे। पर्वत की बात कर रही हूँ, सारे पर्वत उसमें आ जाएंगे। तीर्थ स्थान, सारे तीर्थ स्थान उसमें आ जाएंगे। पुस्तक, सारी पुस्तकें आ जाएंगी। तो ये क्या है, जाति का बोध कराते हैं। तो जो तुम शब्द बोल रहे हो वो क्या करे, पूरी की पूरी उस जाति को रिप्रेजेंट करे। मतलब नदी, पूरी सारी नदियां उसमें आ जा रही हैं, तो वो शब्द, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, जाति। जैसे लड़का बोल दिया तो सारे लड़के आ रहे हैं, पुरुष बोल दिया सारे पुरुष आ रहे हैं, पर्वत बोल दिया, चाहे वो माउंटेन की बात कर लो चाहे वो कर लो। मैंने बोला पर्वत ऊंचे होते हैं तो पर्वत सारे ही ऊंचे होते हैं, मैंने किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है। मैंने बोला तीर्थ स्थान, मुझे तीर्थ स्थान घूमने जाना है, तो मैंने स्पेसिफिकली एक ही जगह तो बताया नहीं। अब मैं जगन्नाथपुरी भी जा सकती हूँ, केदारनाथ भी जा सकती हूँ, वैष्णो देवी भी जा सकती हूँ, कहीं जा सकती हूँ। पुस्तक, मैंने बोला मेरे पास एक पुस्तक है, वो पुस्तक किसी चीज की भी हो सकती है। ठीक है। तो तो ये चीज अब समझ में आ गई होगी। तो किसी संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, है ना। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, मतलब कि विशेष मतलब किसी भी एक स्पेशल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैंने पीछे में गंगा लिया, सॉरी मैंने पीछे नदी बोला था, नदी की जगह अब मैंने यूज कर लिया गंगा। गंगा, गंगा बहुत ही पवित्र मैंने बोला गंगा, गंगा बहुत ही पवित्र नदी है। तो पिछले वाले में मैंने लिया था नदी, अब मैंने ले लिया स्पेसिफिकली मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, गंगा। विशेष है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब किसी भी स्पेशल, किसी भी एक को ले लिया मैंने, गंगा। अब मैंने बोल दिया गंगा बहुत ही पवित्र नदी है, तो गंगा क्या हो गया मेरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने पीछे लिया था पुरुष, पुरुष में मैंने उसका नाम ले लिया कृष्णा। मैं कृष्णा के बारे में बात कर रही हूँ, कृष्णा बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो कृष्णा हो गया। ठीक है। मैं पर्वत बोल रही थी पीछे, जाति, पूरी जाति को बोध कर रहा था, अब मैंने केवल हिमालय ले लिया, स्पेशली मैं इसका नाम ले रही हूँ, तो हिमालय क्या हो गया मेरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक मतलब जो स्पेशली एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपरली एक ही वर्ड के, मतलब प्रॉपरली स्पेशली एक ही के बारे में बात कर रहा है वो। तो हिमालय, जगन्नाथपुरी, मैंने पीछे तीर्थ स्थान बोल रही थी मैंने स्पेशली बोल दिया मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी, तो व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। तो कोई भी शब्द जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरा हो जाएगा जातिवाचक, और मैं स्पेशली उसी का नाम लेके बता दूं तो मेरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आ जाए तो परेशान नहीं होता। पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक एक ही बात है, जिसको मटीरियल नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, ये थोड़ा सा द्रव्य में समझ लो, द्रव्य और द्रव तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जिसको पता नहीं है तो वो समझ ले। एक ये द्रव होता है, ठीक है, और एक ये द्रव्य होता है। ये दोनों वर्ड्स हैं, द्रव और द्रव्य। द्रव क्या होता है, लिक्विड को द्रव बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, लिक्विड को द्रव बोलते हैं। द्रव्य मतलब मैटर,
मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। द्रव किसको बोलते हैं? लिक्विड को द्रव बोलते हैं। द्रव्य जब आ जाए तो द्रव्य किसको बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं हम मटेरियल को, पदार्थ को। ओके, चल ये क्लियर। अब देख लो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, तो वह शब्द जो वस्तु के तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव्य आदि के होने का बोध कराता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कराता है। तो मैंने सोना बोला तो ये क्या हो रहा है मेरा? द्रव्यवाचक। लेकिन अगर इसकी जगह मैं बोल रही हूँ ज्वेलरी, ठीक है, कोई भी जैसे अंगूठी बोल रही हूँ, तो अंगूठी मेरा ये द्रव्यवाचक नहीं होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। अंगूठी, सारी अंगूठियां ही तो आ रही हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भले ही कोई चीज उससे बन रखी है, लेकिन नहीं, जो ये रॉ फॉर्म में होती है ना, सोना, ठीक है, चांदी, तो ये चीज क्या है? ये मेरी होगी द्रव्य में, जिससे हमें लिक्विड, सॉलिड, गैस, मेटल, नॉन मेटल कुछ भी चीज का पता चल रहा है, तो वो आ जाएंगी हमारी द्रव्यवाचक में। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं एक बार। सोना, चांदी, पानी, हवा, पीतल, प्लास्टिक, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? द्रव्यवाचक में, ठीक है, क्लियर। चल नेक्स्ट इज समूहवाचक संज्ञा, जिससे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, समूह, जिसमें समूह की बात करी जा रही है, समुदाय को भी समूह ही बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराता है, किसका? समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे मैंने लिया पुलिस, तो क्या कभी भी एक इंसान, कोई पुलिस वाला चलता आ रहा है, तो क्या तुम उसको बोल सकते हो कि पुलिस आ रही है? नहीं ना। तो पुलिस का मतलब क्या है? जब मोर देन वन, मतलब 5, 6, 7, 8 लोग जब पुलिस वाले एक साथ चलते हैं, तभी तो तुम बोलते हो कि पुलिस आ रही है ना। सेना, सेना क्या एक सोल्जर से, क्या एक सैनिक से सेना बन जाएगी? नहीं, सेना समूह का बोध कराती है। तो सेना में क्या है? बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो ये क्या है? हमें समूह का बोध करा रही है सेना। पुलिस भी समूह का बोध करा रही थी। बस यही शब्द हो जाते हैं सारे समूहवाचक में। जैसे सभा, सभा क्या मैं एक आदमी बिठा रही हूँ सभा बन जाएगी? नहीं, सभा समूहवाचक आ जाएगा। राष्ट्र, क्या एक इंसान बिठा दूं तो क्या राष्ट्र बन जाएगा, समूह बन जाएगा? नहीं। या अगर मैं एक स्टेट बिठा दे रही हूँ तो क्या ये राष्ट्र बनेगा? नहीं। तो राष्ट्र क्या है? बहुत सारी स्टेट्स का समूह होता है, या फिर बहुत सारे लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र क्या जो है समूह का बोध कराता है। झुंड, शेर अकेला आता है, झुंड में तो अच्छा कौन आता था पता नहीं झुंड में कौन आ रहा था? तो झुंड क्या है? झुंड, झुंड भी क्या है? समूह का बोध करा रहा है। समाज, क्या एक इंसान से समाज बन रहा है? नहीं। कक्षा, बहुत सारे बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं। पुस्तकालय, बहुत सारी पुस्तकें जहाँ पे रखी होती है। संसद, बहुत सारे सांसद जहाँ पे बैठते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? मुझे समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये कौन से हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। ओके, ठीक है। लास्ट इज तो भाववाचक संज्ञा। ये थोड़ा सा कभी कभार दिक्कत कर जाता है, इसको सही से देख लेना है। भाववाचक संज्ञा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। भाववाचक, भाव की बात करी जा रही है जहाँ पे, जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है। मतलब भाव मतलब फीलिंग्स का बोध हो रहा है कहीं भी। स्टेज मतलब अवस्था का बोध हो रहा है, किसी की क्वालिटीज का बोध हो रहा है, किसी की फ्लॉज मतलब कमियां किसी की लग रही हैं, किसी भी कंडीशन का बोध हो रहा है, तो वहां क्या आ जाता है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये याद रखना है, भाववाचक संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के भाव, अवस्था, गुण, दोष आदि, दशा आदि का बोध होता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स इसके, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा। जैसे अब बुढ़ापा क्या है? एक स्टेज ही तो है। स्टेज मतलब कि एक जैसे मनुष्य का जीवन होता है, तो पहले बचपन, बचपन भी आ जाएगा इसी में, अवस्था ही में आता है, ठीक है, वो भी एक स्टेट है। उसके बाद यौवन आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापा एक स्टेज ही तो है उसके, मनुष्य के एक जीवन में। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा मेरा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मिठास, मीठा, कोई भी चीज मीठी है तो उसका एसेंस क्या है? दैट इज मिठास। इसमें बहुत मिठास है, इस चीज में बहुत मिठास है, ठीक है। तो वो मिठास क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। बचपन अभी मैंने बताया था स्टेज है, वो भी इसमें आ गया। मोटापा, मोटा, मोटापा, मोटा का हो जाएगा मोटापा, मोटापा भी भाववाचक संज्ञा। तो चढ़ाई, थकावट, क्रोध, प्रेम, प्यास, ईमानदारी सब क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्रोध, गुस्सा आ रही है, भाव आ रहा है।
क्रोध का भाव आ रहा है, प्रेम का भाव आ रहा है, प्यास का भाव आ रहा है, प्यास लग रही है, ईमानदारी का भाव आ रहा है। ठीक है ना। शायद सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले पढ़ा था हमने जातिवाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर ये लास्ट में भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को भी डाउट बचता है तो फिर कमेंट बॉक्स ओपन है। ओके, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने क्या किया है, शब्द को थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है, जिससे भाव अलग लिख दिया, अवस्था, गुण, स्टेट, जिससे थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे क्रोध, क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो भाववाचक संज्ञा। प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, उदारता का भाव, मुझे उसे देखकर उदारता का भाव उत्पन्न हो गया। अपनत्व का भाव, मुझे उसे देखकर मोह उत्पन्न हो गया, फीलिंग। दुख, दुख, मुझे उसे देखकर दुख हुआ, आश्चर्य हुआ, संतोष। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे भाव। अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, मोटापा, लड़कपन, अवस्था होती है ना लड़कपन, तो वो तो उसमें लड़कपन है अभी, तो वो भी किस में आएगा, सब भाववाचक संज्ञा में। सफलता एक अवस्था होती है, तो वो भी किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा। ओके, गुण, गुण में देख लो, ईमानदारी, किसी में गुण है, भोलापन है, किसी में महानता है, बहुत महान है इंसान, बहुत सुंदरता है, बहुत मिठास है किसी की आवाज में, कोई बहुत सज्जन है, सज्जनता है जिसमें, और मधुरता है किसी की वाणी में, कोई व्यक्ति नमकीन। ये सारे क्या हो जाएंगे, मेरे गुण। ओके, दोष मतलब किसी में कोई भी फ्लॉज आ रहे हैं, कमी आ रही है, जैसे कोई बेईमानी हो गई। बेईमान इंसान के अंदर क्या होती है, बेईमानी, कड़वाहट, बुराई, खटास, मूर्खता। ठीक है, ये सारे दोष हो जाएंगे। दशा, कंडीशन मतलब थकावट, थकावट हो रही है तो भी एक कंडीशन है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ऊंचाई पर कोई इंसान है, प्रसन्नता हो रही है, सर्दी लग रही है, तो ये सारी दशा मतलब भाव, अवस्था, गुण, दोष, ये सारे कोई भी वर्ड्स आ रहे हैं तो सारे हो जाएंगे मेरे क्या, भाववाचक संज्ञा। ओके, अब क्या है, ये देख लेते हैं कि भाववाचक जो संज्ञा होती है उसकी रचना, मतलब वो बनता किस किस से है। तो जैसे ये जातिवाचक संज्ञा से बनता है, जैसे बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है ना, बुढ़ापा। ठीक है, सर्वनाम से भी बनता है, जैसे अपना से बनेगा अपनत्व, बना, ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से बनता है, जैसे उदार, उदारता। ठीक है, क्रिया से बनता है, जैसे कमाना, क्रिया है कमाना, कमाई, भाववाचक संज्ञा। अव्यय से बनता है कि शीघ्र, शीघ्रता। ठीक है, तो फिलहाल ये मैंने एग्जांपल्स इसलिए लिखे थे, थोड़ा सा समझ में आ जाएंगे वर्ड्स, है ना, कि ये टर्म्स क्या यूज कर रही हूँ मैं। तो भाववाचक संज्ञा जो होता है, किन किन से बनता है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। अच्छा, तो ये क्या है, याद करने वाली चीज नहीं है इनमें, इनको बस ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाववाचक संज्ञा बनता किससे, जातिवाचक से भी बन सकता है, सर्वनाम से भी बन सकता है, विशेषण से भी बन सकता है, क्रिया से भी बन सकता है, और अव्यय से भी बन सकता है। ओके ना। तो जो ये संज्ञा के भेद पढ़ रहे थे, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर जो तीन थे ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब उनमें जो जातिवाचक संज्ञा होता है ना, इन्हीं को ये दो कैटेगरी में और कर दिया है। ठीक है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा अलग अलग पढ़ते थे ना, उनको जब आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर करा गया है, तो वो इन ये क्या है, इन्हीं में ही कैटेगराइज कर दिया गया है। ओके, चल अब देख लेते हैं गणनीय और अगणनीय। नाम सही दोनों के क्लियर हैं, इनको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। कि जिनको काउंट किया जा सकता है वो हैं गणनीय, मतलब काउंटेबल। इनको काउंट नहीं करा जा सकता है वो है अगणनीय, अनकाउंटेबल। ठीक है, जिसे गिना जा सकता है वो गणनीय कहलाते हैं, और जिसे गिना ना जा सके उसे अगणनीय कहते हैं। जैसे दोस्त, दोस्तों को तुम गिन सकते हो ना, मेरे एक दोस्त, अब वो बात अलग है जो पूरी पूरी फौज लेके घूमते हैं ना, उनकी बात अलग है, वो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, मतलब आप में से कोई होगा नेता, तो वो उनकी कैटेगरी अलग है। लेकिन दोस्त क्या है, दोस्त हमेशा क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। मेरे दो दोस्त हैं, चार दोस्त हैं, वैसे तो एक ही दोस्त बढ़िया होता है जो अच्छा हो, लेकिन दो दोस्त हैं, चार दोस्त हैं, उनको काउंट कर सकते हो, है ना। बच्चे, क्लास में कितने बच्चे हैं, आज की काउंटिंग क्या है, प्रेजेंट कितने हैं, तो काउंट कर सकते हो। गाड़ी, यहाँ पे कितने गाड़ियाँ खड़ी हैं, काउंट कर सकते हो। शहर, यूपी में कितने शहर हैं, काउंट कर सकते हो। पुस्तकें, इस मेज पर कितनी पुस्तकें पड़ी हुई हैं, काउंट कर सकते हो। ठीक है, टोपी काउंट कर सकते हो, बैग काउंट कर सकते हो। तो ये सारे क्या आ गए गणनीय में। अगणनीय, आटा, यहाँ पे कितने आटा पड़े हैं काउंट कर सकते हो। मैंने एक बोरी आटा दे दिया, मैंने बोला अब एक बोरी में कितने आटा है, फिर भी जैसे बोले जाएगी आटा काउंट करो, तो क्या काउंट कर पाओगे आटा, नहीं। तो आटा क्या है, अनकाउंटेबल, काउंट करने बैठो पूरी जिंदगी निकल जाएगी एक बोरी आटा के, वो जो पार्टिकल्स हैं उनको गिन नहीं पाओगे। प्रेम अगणनीय होता है,
कोई अगर बोल रहा है मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना 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 इतना, अगर कोई अमाउंट बता रहा है तो दैट मीन्स ही इज फ्रॉड, ही और शी इज फ्रॉड। तो प्रेम कभी काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। समय समय को भी काउंट नहीं कर सकते हो, खुशी को भी क्या है काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। धन, पानी, तेल, ये सब चीजें क्या है अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो जो चीजें काउंट कर सकते हो गणनीय, नहीं कर सकते हो अगणनीय। ओके, नाउ टू बी कंटिन्यूड हबेबी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में संज्ञा के, तब तक के लिए कीप लर्निंग, ओके। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल टू सपोर्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टेक केयर।